नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है। गौशाला में गायों की सेवा पर गुड़ भी गायों को खिलाया गया और भीम सरोवर में बत्तख को दाना भी खिलाया है। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर पहुंचकर गायों को गुड़ उन्होंने खिलाया है और भीम सरोवर में बत्तख को दाना भी खिलाया है। तो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया है और इसके बाद गौशाला में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों की सेवा की है, गायों को गुड़ खिलाया है और भीम सरोवर तालाब में बत्तखों को दाना भी खिलाया गया है। तो गोरखनाथ मंदिर में पहले पूजा अर्चना की, दर्शन किए, उसके बाद सीधा वो गौशाला गए, जहां पर गायों की सेवा भी उन्होंने की है और गायों को भी गुड़ उन्होंने अपने हाथों से खिलाया है। उसके बाद भीम सरोवर में बत्तखों को दाना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाया है। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव प्रचार बहुत तेजी से किया जा रहा है। शहर में रहेंगे दो बड़े दिग्गज नेता, एक सीएम तो दूसरा पूर्व सीएम की जनसभाएं होनी है। प्रत्याशियों को जिताने के लिए आम जनता से अपील की जाएगी और 11 बजे का टाइम ये रखा गया है। 11 बजे सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव का जुलूस भी निकलना है। तो ये आज बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग इन दोनों कार्यक्रमों की रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अभिनव, आज ये दो बड़े कार्यक्रम होने हैं जिनकी टाइमिंग अलग अलग है। 11 बजे सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताएं। अभिनव, आज ये दो बड़े कार्यक्रम होने हैं। दो बड़े दिग्गज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे का जो टाइम है वो योगी आदित्यनाथ का है और 3 बजे अखिलेश यादव को लेकर भी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज दूसरे चरण के निकाय चुनाव में मतदान की जो प्रचार का है वो अंतिम दिन है। इसी के चलते दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ की मेयर थी प्रमला पांडे, इन्हीं पर अपना दोबारा दांव लगाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर इस बार पहली बार निकाय चुनाव में महापौर पद पर ऐसा देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं लड़ाई में दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते अखिलेश यादव का रोड शो भी आज सपा प्रत्याशी के समर्थन में होना है और कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकने का जो अखिलेश यादव है वो काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी प्रमला पांडे के समर्थन में आज वो यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि दोनों ही मुख्य पार्टियों के जो मुखिया हैं वो इस आज के दिन अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कानपुर में मौजूद होंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने मजबूत दावेदारों को मैदान में उतार रखा है। दोनों पार्टियों की दावेदारी इस सीट पर मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में जब दोनों दिग्गज इस शहर में, जहां एक और मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं अखिलेश यादव जब रोड शो करेंगे तो ये बिल्कुल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में करने जा रहे हैं। वहीं अगर जनसभा की बात करें तो दिखा दें कि किस तरह से ये जो जनसभा स्थल है, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा चेकिंग करके ही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका सूची में नाम है उनको एंट्री दी जा रही है। और जो ये कॉमर्शियल ग्राउंड है, जो जनसभा स्थल है, ये उन 3 विधानसभाओं का केंद्र है जिन 3 विधानसभा सीटों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। जी, ऐसे में जनसभा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि योगी जी आएंगे और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाकर जाएंगे। बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से 11 बजे का टाइमिंग ये दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर, लेकिन ये निकाय चुनाव है, जमीनी स्तर का चुनाव है, लेकिन संबोधन की अगर हम बात करें, जमीन से जुड़े मुद्दे गायब हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जहां सपा के प्रत्याशी ने महापौर
भाजपा की जो महापौर है उनके विकास जो उन्होंने कार्य कराए और जो नहीं कराए, जो भी है भारतीय सपा के जो प्रत्याशी हैं उन पर निशाना साधने में लगे हैं। लेकिन जनसभा की अगर बात करें तो जनसभा में महापौर पद के जो प्रत्याशी हैं वो अपने जमीनी मुद्दों को लेकर ही चल रही हैं। उनका यही कहना है कि विकास किया है, विकास करेंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। वो अपने इसी स्टेटमेंट को लेकर इस चुनाव में आई हैं और इसी चुनाव में लड़ रही हैं। वहीं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, ये कॉमर्शियल ग्राउंड उन 3 विधानसभाओं का केंद्र है जिन 3 विधानसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में आ रही थी और एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करके एक प्रयास करेंगे कि इन तीनों विधानसभा का जो माहौल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बने और भारतीय जनता पार्टी की यहां से जीत हो। जी बिल्कुल, 11 बजे का टाइमिंग ये दिया गया है कार्यक्रम का और 3 बजे अखिलेश यादव का प्रोग्राम है। लेकिन 11 बजे जो प्रोग्राम होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लोगों में किस तरीके का उत्साह, सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए कि ताकि जो तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, उनको भी प्रवेश करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जिनका सूची में नाम है, सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों ही बड़े नेता आज शहर में होंगे। इसके चलते ही जो कमिश्नरेट पुलिस है इसने रूट डाइवर्जन भी कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पैरा बैरिकेडिंग की गई है। जनसभा के लगभग 1 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया है इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जनसभा में स्थल पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे होंगे, शायद वो बैरिकेडिंग की वजह से अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए। हालांकि कार्यकर्ताओं में अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो जनसभा स्थल का अभी वर्तमान का माहौल है, इस समय जनसभा स्थल पर कार्यकर्ता जो है वो आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है अभिनव, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें भूपेंद्र चौधरी का आज कई जिलों में दौरा यह होना है, जिसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद ये है। और भूपेंद्र चौधरी चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यह जनसभा होनी है भूपेंद्र चौधरी की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका आज कई जिलों में यह दौरा है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आज भूपेंद्र चौधरी की ये जनसभाएं होनी है, कई जिलों का दौरा वो करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आज शेड्यूल रहने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है बड़ौद पहुंचेंगे, जहां वो बड़ौद नगर पालिका प्रत्याशी बीजेपी के जो है सुधीर मान है, उनके जो है समर्थन में जनसभा करेंगे और एक रोड शो करेंगे, जिसको लेकर पुलिस बल अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर उत्साह बना हुआ है। वहीं उनकी तैयारियों को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और ये एक उनका जो है अहम दौरा है, जहां वो सुधीर मान के लिए आज प्रचार करेंगे पहुंचकर। जी बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से आदित्य गुप्ता संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, फिलहाल भूपेंद्र चौधरी के जो आज दौरा होना है, तमाम जिलों का वो दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, लोगों में क्या कुछ उत्साह बना हुआ है? बिल्कुल, निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन यानी आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो मेरठ में रोड शो करेंगे। चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष गाजियाबाद और हापुड़ और बागपत भी जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरठ में भाजपा में हरीकांत आलूवालिया सहित पार्षद कैंडिडेट के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। 20 किलोमीटर वो रोड शो कर जनता से वोट की अपील करेंगे। देर रात तक सभी तैयारी जो पूरी कर ली गई थी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मुख्य चौराहे से होकर जो उनका रोड शो गुजरेगा, जिसमें सभी मोर्चों को, जो जितनी मोर्चा, किसान मोर्चा हुआ, महिला मोर्चा हुआ या युवा मोर्चा हुआ, सभी को भारी भीड़ जुटाने का टारगेट पार्टी ने दिया है। इसके चलते शहर में आज दिन भर जनता को जाम से भी जूझना पड़ेगा। आदित्य, लेकिन तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, क्योंकि और ये जो कार्यक्रम होना है, संबोधन कार्यक्रम, कितने बजे ये शुरू होगा, कौन कौन से दिग्गज मंच पर आज नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रोड शो है ये, शहर के सभी मुख्य मार्ग चौराहे से होकर गुजरेगा। इसमें भूपेंद्र चौधरी के साथ कई बड़े नेता जो है, कई दिग्गज नेता दिख सकते हैं। 12 बजे से ये प्रोग्राम जो है चालू होना है। कई जगह जो है रोड शो ये जाएगा, पीवीएस मॉल से होते हुए कुटी चौराया सहित तो पूरे शहर में जो है करीब 20 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है आज होगा। ठीक है आदित्य। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आशीष, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद संपर्क आशीष से कट चुका है। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, फिलहाल आज जो संबोधन रहने वाला है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमीनी जो मुद्दे हैं वो गायब हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। आज जो संबोधन होगा, जनता को क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ संबोधन में रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव होता है, ये विकास के मुद्दे पर ही होता है। जितने भी नाली खड़ंजे हैं, आवारा कुत्ते हैं या आवारा गोवंश हैं, इनको लेकर ही ये मुद्दा होता है। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप, ये मुद्दे इस चुनाव से गायब है। केवल जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जो नेता है वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे, चाहे वो नाली खड़ंजे का हो या गंदगी का हो या कूड़ा निस्तारण का हो, ये सब मुद्दे होते हैं, लेकिन वो इस चुनाव में जो है नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट हम करा रहे हैं। आज ये तमाम दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भदोही अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो आज रहेंगे और जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में यह जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सिविल लाइन अयोध्या में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और नाका चुंगी से बाइक रैली को रवाना किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भदोही अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ये रहेंगे और आपको बता दें कि जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम ये रखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सिविल लाइन अयोध्या में भी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसी के साथ ही नाका चुंगी से बाइक रैली भी निकाली जाएगी, यानी कि ये रैली भी निकाली जाएगी। और वह यूपी में माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस की रडार पर 63 माफिया हैं और इन्हीं में से एक गैंगस्टर्स है बदन सिंह बद्दू। मेरठ का बदमाश पिछले 4 साल से यह फरार चल रहा है। पुलिस ने इसके खिलाफ 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख के आसपास का इनाम घोषित ये कर रखा था, लेकिन अब इनाम की राशि दोगुनी करने जा रहे हैं। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने इनाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को फिलहाल भेज दिया है और विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने खुद यह जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, जितने भी गुंडा माफिया या इस किस्म के जो लोग हैं वो अब निशाने पर हैं, चुन चुन कर उनका खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से मेरठ का रहने वाला ये बदमाश बदन सिंह बद्दू, अब इसको लेकर इनाम राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। किस तरीके से पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा तस्वीर में पीछे जाना होगा। जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, सत्र चल रहा था, उस बीच अखिलेश यादव ने कई बार प्रोवोक किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और कहा था कि वो उन बदमाशों की लिस्ट कहाँ है जो टॉप मोस्ट वांटेड है यहाँ उत्तर प्रदेश के। उसके बाद एक लिस्ट जारी की गई, करीब 63 ऐसे बदमाश थे जिनकी लिस्ट जारी की गई। उसमें टॉप मोस्ट जो लिस्ट में नाम थे वो बदन सिंह बद्दू भी उसमें एक नाम शामिल था। 2.5 लाख का इनामिया है और सबसे बड़ी बात है सजा याफ्ता, यानी कि इनको उम्र कैद की सजा पड़ने के बाद से बदन सिंह बद्दू फरार है। 2017 से ये जेल में था, लेकिन 2019 में एक फर्जी आरसी के मामले में, एक ट्रक की फर्जी आरसी के मामले में सुनवाई के दौरान इसको जेल लाया, कोर्ट में पेशी के दौरान वो भाग गया था। कुछ पुलिस वालों को शराब की पार्टी दी थी और उस बीच उसने चकमा देकर वो फरार हो गया था। 1996 का एक मामला था, रविंद्र पाल अधिवक्ता जो थे उनकी हत्या की गई थी और दिल्ली के मोस्ट वांटेड भोलू और उसके साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की गई थी। उसके बाद से ही जो बदमाश है इसकी तलाश चल रही थी, लेकिन काफी समय तक तलाशने के बाद भी अभी तक फिलहाल कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है, दिल्ली की भी खाक छानी जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब
जो ये बदमाश है ये दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली के बाद ऑस्ट्रेलिया और ना जाने कौन सी विदेशों में इसकी लोकेशन मिल रही है। लेकिन लेटेस्ट जानकारी ये बता रही है कि ये ऑस्ट्रेलिया फिलहाल लोकेशन मिली है और बदन सिंह बद्दो की तलाश में अब विदेशी जो प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाना है और उसके बाद उसकी लोकेशन पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिली उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक लंबे समय से फरार हैं। इनकी लोकेशन अलग अलग जगहों पर ट्रेस होती रही, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं ये, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। लंबे समय से इनकी तलाश चल रही है। 2.5 लाख से इनाम अब 5 लाख होने जा रहा है। शासन को पत्र लिख दिया गया है, लेकिन इस 5 लाख के इनाम के बाद भी क्या बदन सिंह बद्दो पुलिस की गिरफ्त में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जरूर है कि इसमें तलाश जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि कितने लंबा समय और लगता है पुलिस को उनको शिकंजे में पहुंचाने के लिए, और उत्तर प्रदेश की जेलें ऐसे बदमाशों का इंतजार कर रही हैं। अब देखना होगा कि जो पुलिस के आला अफसर हैं वो इस पर आगे अगली कार्रवाई क्या करते हैं। ठीक है, चलिए तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड दौरे पर हैं रामनाथ कोविंद और 2 दिवसीय दौरे पर हैं ये पूर्व राष्ट्रपति। राज्यपाल ने रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यानी कि लबासना में जो कार्यक्रम है वहां पर वो शिरकत भी करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम होना है लबासना में, जहां पर खुद रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है पूर्व राष्ट्रपति का, और बताया ये भी जा रहा है कि मसूरी में लबासना में जो कार्यक्रम होने हैं उसमें वो शिरकत करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के। तो आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये पूरा उनका जो कार्यक्रम है, उत्तराखंड दौरे पर हैं रामनाथ कोविंद। और यहाँ पर जब वो पहुंचे तो राज्यपाल द्वारा उनका स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरा ये बताया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति का, और राज्यपाल ने रामनाथ कोविंद का यहाँ पर स्वागत किया है। और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में यह कार्यक्रम होना है लबासना में, और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज ही यह कार्यक्रम होना है लबासना में जिसमें वो शिरकत करेंगे। राज्यपाल ने रामनाथ कोविंद का यह स्वागत किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ही यह बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है। पंजीकरण पर लगी अब तक जो 15 मई तक जो रोक है वो सामने आ रही है कि 15 मई तक इस पर रोक लगा दी गई है। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकरण हो चुका है, वही सिर्फ यात्रा कर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, फिलहाल जो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जिनका पंजीकरण हुआ है अब सिर्फ वही दर्शन कर पाएंगे। 15 मई तक ये रोक लगी है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम की जो शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं मौसम जो है लगातार खराब हो रहा है। इस वजह से जो चारधाम यात्रा की है वो बाधित हो रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए रोकी गई है, 15 मई तक रोकी गई है, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। इसको देखते हुए अब जो है 15 मई तक जो केदारनाथ की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसे बंद कर दिया गया है। जिन यात्रियों का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है वही यात्री जो है वो केदारनाथ जा पाएंगे। इसके साथ ही अगर गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की बात करें तो वहां का जो रजिस्ट्रेशन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। वहां पे यात्रियों को जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से वहां का जो रजिस्ट्रेशन वो है उस पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार समय समय पर लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि मौसम का मिजाज देखते हुए ही चारधाम यात्रा करें। इसके साथ ही अगर बात करें तो वहां पे शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि जो यात्री आ रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से समय समय पर इसका फीडबैक भी ले रहे हैं कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं किस रूप में चल रही हैं, किस तरीके से वहां पर लोगों का जो रहने और खाने और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी लगातार वह फीडबैक भी अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो केदारनाथ में अभी बर्फबारी होने की वजह से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 15 मई तक रोक लगाई गई है।
बिल्कुल नवीन, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भैया कोई भी इंतजाम वहां पर अच्छे खासे नहीं किए गए हैं, यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन अब हमने देखा कि जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई, बहुत बड़ी घटना, बाल बाल उसमें बचे हैं जो पर्यटक वहां पर रुक कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो क्विकली एक्शन लेने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई हैं? सचिन, निश्चित तौर पर अगर पिछले साल की बात करें तो जो केदारनाथ और जो चारदो धामों की जो व्यवस्था थी, हालांकि उसमें थोड़ी गड़बड़ी आई थी, लेकिन इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, उसे चारधाम यात्रा के मार्गों पर लगाया गया है और जहां पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें उससे पहले ही वहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि इन रास्तों पर लैंडस्लाइड की हो सकती है, संभावना हो सकती है। इससे पहले ही कि लोगों को जागरूक कर दिया जा रहा है और उन रास्तों से उन्हें हटाने का काम भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है कि जो यात्रा की मॉनिटरिंग लगातार करें और अगर लैंडस्लाइड की कहीं घटनाएं होती हैं तो उसे तुरंत जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, उसको करने का काम किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इन चीजों को लेकर सवाल जरूर उठते थे, लेकिन इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसे सुचारू रूप से करवाने के लिए खुद सरकार लगी हुई है और लगातार इस विषय को लेकर समय समय पर जो एडवाइजरी भी जारी करती है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए और किसी भी प्रकार से यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, अब पिछले दिनों यात्रा शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने चारों धामों की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की थी। वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो चिकित्सालय हैं, वहां पर जाकर उन्होंने सबसे अधिकारियों से फीडबैक लिया था चिकित्सालयों से जो दवाई पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, चिकित्सकों की तैनाती को लेकर जो काम है वह हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीजों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने खुद को अपना दौरा किया था और वहां पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तोड़ी जा रही मजारों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर इसका विरोध जताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिर और मजारों को भी निशाना बना रहा है जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। डीएम विनय शंकर पांडे ने उनसे बातचीत करते हुए उसके बाद बाहर निकले कांग्रेसी विधायकों ने डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा भी काटा है। तस्वीरें आप देखिए और जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। देखिए, इसमें टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना, इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर कार्रवाई की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। मस्जिदों को, मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है, उसको लेकर हम विधायकगण जो है डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। और जैसे गाजीवाली में गड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा, कुछ शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी। इसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रमाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास खरे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अतिक्रमण हटाओ अभियान ये चल रहा है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि जो पुरानी मज़ारे मंदिर हैं उनको भी जबरन हटाया जा रहा है। बिल्कुल, जो अतिक्रमण है उसको लगातार जो तोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो हरिद्वार जिले के 5 के 5 जो विधायक वो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो कई वर्षों साल पुराने जो मंदिर है जो मज़ारे वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का केंद्र, कई वर्षों पुराने वहाँ पर मज़ार मंदिर बनाया। तो ऐसे में जो साफ तौर पर 5 विधायक का ये भी कहना है कि डीएम के इससे तोड़ने से पहले हमारी जो वार्तालाप हुई थी तो डीएम साहब ने जो उस समय भी रखा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी इसमें सुनवाई न हो पाई और जो है जिससे जो आर्यन नगर से जबलपुर की मज़ार तोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी आरोप है कांग्रेस के 5 विधायक का, उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो कांग्रेस का जो एजेंडा है उसके एजेंडे को लेकर जिला प्रशासन हरिद्वार में करेंगे सांप्रदायिक जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहता। तो ऐसे में इस तरह के आरोप 5 विधायक लगा रहे हैं और लगातार, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहा है और कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर जो है लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई जारी है। लगातार जो है धामी का जो है बुलडोजर वहाँ पर गरज रहा है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।